हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में एक 32 साल के नेता की हत्या होती है और पूरा देश जैसे जलने लगता है। भारत विरोधी नारों से आसमान गूंज उठता है। बिल्कुल। और इधर भारत में हर साल लाखों लोग उस हवा में सांस लेने से मर रहे हैं जिसे हम जिंदगी कहते हैं। और ये तो सरकारी आंकड़े हैं, असलियत शायद और भी भयावह है। और फिर एक तीसरी खबर, दिल्ली से सटे गाजियाबाद से एक पति पत्नी सिर्फ 90,000 रुपए के किराए के लिए अपनी मकान मालकिन को मारकर उसका शव सूटकेस में ठूस देते हैं। अविश्वसनीय लगता है सुनकर। ये तीनों खबरें शायद अलग अलग मानकर हम भूल भी गए होंगे, लेकिन आज हमारी पड़ताल का मिशन यही है कि इन तीनों के बीच के जो अदृश्य धागे हैं उन्हें खोजा जाए। बिल्कुल। हम समझेंगे कि क्या बांग्लादेश अपनी पहचान की लड़ाई में एक खतरनाक मोड़ पर खड़ा है, प्रदूषण से जंग में भारत चीन के रास्ते पर क्यों नहीं चल सकता, और सबसे जरूरी, क्या हमारे समाज में भरोसे की बुनियाद ही दरक रही है। ये सवाल बहुत जरूरी हैं, क्योंकि सतह पर ये तीनों कहानियां मतलब अपराध, राजनीति और पर्यावरण की लगती हैं। हाँ, अलग अलग। लेकिन अगर हम जरा गहराई में उतरें तो ये हमारे समय की 3 सबसे बड़ी चुनौतियों की तरफ इशारा करती हैं। कौन सी 3? राष्ट्रीय पहचान का संकट, लोकतांत्रिक व्यवस्था की अपनी कुछ सीमाएं और सामाजिक विश्वास का टूटना। आज हम इन्हीं को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए, तो फिर इसे खोलकर समझते हैं। शुरुआत बांग्लादेश से करते हैं। कहानी शुरू होती है 32 साल के एक छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी से। 12 दिसंबर को उसे गोली मारी जाती है और 18 दिसंबर को सिंगापुर में उसकी मौत हो जाती है। और जैसे ही ये खबर आती है, ढाका से लेकर चटगांव तक हिंसा भड़क उठती है। और ये कोई आम गुस्सा या आप कहिए विरोध प्रदर्शन नहीं था। नहीं था। ये हिंसा बहुत सोची समझी थी, प्रतीकात्मक थी। प्रदर्शनकारियों ने सीधे सीधे भारत विरोधी नारे लगाए, लेकिन जो ज्यादा चिंताजनक है वो ये कि उन्होंने निशाना किसे बनाया। हाँ, ये जरूरी है। बांग्लादेश के 2 सबसे प्रतिष्ठित अखबारों द डेली स्टार और प्रथम आलोक के दफ्तरों में आग लगा दी गई। एक सांस्कृतिक संस्था छायानाट में तोड़फोड़ हुई। और हद तो तब हो गई जब बांग्लादेश के संस्थापक बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के घर पर भी हमला कर दिया गया। सोचिए, यहीं पर बात बहुत गंभीर हो जाती है। मतलब ये सिर्फ एक नेता की मौत पर उपजा गुस्सा नहीं है। बिल्कुल नहीं। हमारे स्रोतों के मुताबिक ये जो उस्मान हादी था वो कोई आम छात्र नेता नहीं था। नहीं, वो एक कट्टरपंथी और मुखर भारत विरोधी नेता था। उसने तो ग्रेटर बांग्लादेश का एक नक्शा तक जारी कर दिया था, जिसमें भारत के पश्चिम बंगाल, असम और त्रिपुरा के कुछ हिस्सों को भी दिखाया गया था। और अब उसके समर्थक बिना किसी जांच के, बिना किसी सबूत के उसकी हत्या का इल्जाम सीधे भारत पर लगा रहे हैं। बिल्कुल। और उनके निशाने को देखिए। प्रथम आलो का मतलब होता है पहली रोशनी। पहली रोशनी, हाँ। ये वो मीडिया है जो सवाल पूछता है। उन पर हमला करना मतलब विचारों की स्वतंत्रता पर हमला करने जैसा है। सही बात है। जैसा कि एक पत्रकार ने कहा भी कि ये बांग्लादेश में मीडिया की आज़ादी के लिए एक काला दिन है। ये भीड़ उस हर आवाज को बंद कर देना चाहती है जो उनके नैरेटिव से सहमत नहीं है। और छायानाट पर हमला, ये मुझे सबसे ज्यादा सांकेतिक लगा। हाँ, क्योंकि ये कोई आम कल्चरल सेंटर नहीं है। इसका सीधा संबंध गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर से है, जिन्होंने बांग्लादेश का राष्ट्रगान अमर सोनार बांग्ला लिखा। तो ये हमला सिर्फ एक इमारत पर नहीं है, ये तो सीधे सीधे उस बंगाली संस्कृति और पहचान पर हमला है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी। यही इस पूरी हिंसा का केंद्र है। ये कट्टरपंथी ताकतें बांग्लादेश को उसकी सेक्युलर बंगाली पहचान से खींचकर वापस ईस्ट पाकिस्तान की राह पर ले जाना चाहती है। ईस्ट पाकिस्तान? हाँ, याद कीजिए 1947 में जब बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान बना था तो उसका डीएनए, उसकी भाषा, उसकी संस्कृति सब कुछ वेस्ट पाकिस्तान से अलग था। उन्होंने उर्दू थोपने की कोशिश की, बंगाली संस्कृति को दबाया और उसी के खिलाफ 1971 की क्रांति हुई थी। और आज फिर वही कोशिश हो रही है। आज इतने सालों बाद देश के अंदर से ही वही ताकतें फिर से उसी पहचान को मिटाने में लगी हैं। तो क्या इसका ये मतलब निकाला जाए कि बांग्लादेश अपनी जड़ों से, अपनी बुनियाद से ही दूर जा रहा है? हालात तो इसी ओर इशारा कर रहे हैं। शेख हसीना, जिन्हें भारत का करीबी माना जाता था, उन्हें देश छोड़ना पड़ा। और वो भारत में ही शरण लिए हुए हैं। जी, और उनकी गैर मौजूदगी में इन कट्टरपंथी ताकतों को खुली छूट मिल गई है। और इस शून्य को भरने के लिए चीन तेजी से आगे आ रहा है। चीन? हाँ, भारत की संसद में पेश एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे चिकन नेक भी कहते हैं, से महज 20 किलोमीटर दूर एक एयरबेस बना रहा है।
बांग्लादेश की जमीन पर। बांग्लादेश की जमीन पर यह भारत के लिए एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजिक चुनौती है। यहाँ एक और दिलचस्प तुलना की गई है नेपाल में हुए युवा आंदोलन से। हाँ, वो भी एक अच्छा उदाहरण है। वहां भी युवाओं के गुस्से ने सरकार गिरा दी थी, लेकिन उनके पास आगे का कोई रोड मैप नहीं था। कोई विजन नहीं था। नतीजा ये हुआ कि देश में अराजकता फैल गई और हालात सुधरने के बजाय और बिगड़ गए। तो क्या बांग्लादेश भी उसी रास्ते पर जा रहा है? खतरा तो बिल्कुल यही है। ये युवा नेता भारत का विरोध करके और कट्टरपंथ का झंडा उठाकर रातों रात हीरो बनना चाहते हैं। उनके पास भीड़ तो है, जुनून भी है, लेकिन देश को आगे कैसे ले जाना है इसका कोई प्लान नहीं है। और जुनून पर सवार भीड़ सिवाय तबाही के कुछ नहीं करती। ये बांग्लादेश के भविष्य के लिए एक बहुत ही खतरनाक संकेत है। बांग्लादेश में विचारों का ये प्रदूषण वाकई में खतरनाक है। और इसी प्रदूषण शब्द से मुझे अपने देश की एक और बड़ी समस्या पर बात करने का ख्याल आ रहा है। हवा में फैला प्रदूषण। बिल्कुल। अक्सर जब दिल्ली एनसीआर गैस चैम्बर बन जाता है तो एक तर्क हर तरफ सुनाई देता है कि भारत को चीन से सीखना चाहिए। हाँ, कि देखो कैसे उन्होंने बीजिंग में प्रदूषण पर काबू पा लिया। तो क्या बीजिंग का फॉर्मूला दिल्ली पर लागू हो सकता है? और इसका सीधा सपाट जवाब है नहीं। क्यों? इसकी सबसे बड़ी वजह है दोनों देशों की राजनीतिक व्यवस्था। चीन में लोकतंत्र नहीं है। वहां कम्युनिस्ट पार्टी ने जब फैसला किया कि आसमान नीला करना है तो उन्होंने बस कर दिया। मतलब कोई विरोध नहीं, कोई प्रदर्शन नहीं? कोई विरोध नहीं, कोई अदालत नहीं, कोई चुनाव हारने का डर नहीं। फैक्ट्रियां बंद करनी है तो बंद। जबकि भारत एक लोकतंत्र है, हमारे यहाँ संसद है, अदालतें हैं, विपक्षी दल हैं। और सबसे बढ़कर हर 5 साल में जनता के पास जाकर वोट मांगना पड़ता है। यहाँ आप डंडे के जोर पर रातों रात फैक्ट्रियां बंद नहीं करवा सकते। सही बात है। तो सवाल ये नहीं है कि हम चीन क्यों नहीं बन सकते। सवाल ये है कि हम अपनी लोकतांत्रिक सीमाओं के अंदर रहते हुए क्या कर सकते हैं। बिल्कुल। और हमारे स्रोत कुछ ठोस रास्ते सुझाते हैं। पहला और सबसे बड़ा काम है धूल पर नियंत्रण। धूल? मुझे लगा था गाड़ियां या पराली सबसे बड़े कारण होंगे। नहीं, आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत के वायु प्रदूषण में सबसे बड़ा हिस्सा धूल का है। तो इसका हल क्या है? हल बहुत सीधा है। सड़कों के किनारे और फुटपाथों को कच्चा ना छोड़ा जाए, उन पर घास या पेड़ पौधे लगाए जाएं। लेकिन यहाँ भारतीय लोकतंत्र की असलियत सामने आती है। हाँ, हमारे फुटपाथ हैं कहाँ? उन पर या तो किसी ने दुकान लगा रखी है, या गाड़ियां पार्क है, या अवैध कब्जा है। और अगर कोई सरकार सख्ती से इन कब्जों को हटाने की कोशिश करती है तो तुरंत उस पर गरीब विरोधी होने का ठप्पा लग जाता है। और अगले चुनाव में हार का डर। बिल्कुल। दूसरा सुझाव है पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बेहतर बनाना, ताकि लोग अपनी गाड़ियों का इस्तेमाल कम करें। हाँ, चीन ने यहाँ आपदा को अवसर में बदला था। उन्होंने इलेक्ट्रिक वाहनों पर जोर दिया और आज वो दुनिया के सबसे बड़े ईवी निर्माता बन गए हैं। हमें भी यही करना होगा, लेकिन हमारी चुनौती अलग है। बहुत अलग है। हमारे यहाँ ऑटो रिक्शा, पुरानी टैक्सियाँ, ये प्रदूषण का बहुत बड़ा स्रोत हैं। इन्हें ईवी में बदलने के लिए बड़ी सब्सिडी और इच्छा शक्ति की जरूरत होगी। और जब तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट आरामदायक और समय पर नहीं होगा, तब तक मिडिल क्लास अपनी गाड़ी क्यों छोड़ेगा? यही तो व्यवहार से जुड़ी समस्या है। और तीसरा, शायद सबसे मुश्किल कदम है, फैक्ट्रियों से होने वाले प्रदूषण को रोकना। उन्हें कोयले की जगह बिजली या गैस पर चलाना होगा। और ये सिर्फ तकनीक की बात नहीं है, ये सीधे सीधे राजनीति और अर्थशास्त्र से जुड़ा है। इन फैक्ट्रियों को शहरों से बाहर ले जाने की बात होती है, लेकिन इससे लाखों लोगों का रोजगार जुड़ा है। उद्योगपतियों का अपना दबाव है, मजदूर यूनियनों का अपना। तो हम एक तरह के चक्रव्यूह में फंसे हैं। हम जानते हैं कि समस्या क्या है, समाधान भी पता है, लेकिन हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था उन समाधानों को आसानी से लागू करने नहीं देती। और कहीं न कहीं हमें ये भी मानना होगा कि इसके लिए सिर्फ सरकारें जिम्मेदार नहीं हैं, आम लोग भी हैं। बिल्कुल है। पुरानी खटारा गाड़ी चलाना, कंस्ट्रक्शन के नियमों की धज्जियां उड़ाना, ये सब हमारी आदतों में है। हम चाहते हैं कि नियम लागू हों, लेकिन दूसरों पर। जब हम पर लागू होते हैं तो हम उसे अत्याचार कहते हैं। यही तो मूल बात है। ये लड़ाई सिर्फ तकनीक की नहीं है, ये सामाजिक व्यवहार की है। भारत को प्रदूषण से लड़ने का अपना एक लोकतांत्रिक रास्ता खोजना होगा, जो चीन के रास्ते से कहीं ज्यादा मुश्किल और लंबा है। व्यवस्था की इन सीमाओं से अब एक ऐसी कहानी पर आते हैं जो समाज के सबसे छोटे स्तर यानी इंसान के आपसी भरोसे पर ही सवाल उठा देती है। गाजियाबाद की घटना। हाँ, एक किराएदार पति पत्नी ने 48 साल की अपनी मकान मालकिन दीपशिखा शर्मा की सिर्फ 90,000 रुपए के बकाया किराए के लिए हत्या कर दी। ये घटना जितनी भयावह है उतनी ही परेशान करने वाली भी है। हुआ ये कि किराएदार जय गुप्ता और उसकी पत्नी आकृति पिछले 5 महीने से किराया नहीं दे रहे थे। 17 दिसंबर को जब दीपशिखा किराया मांगने उनके फ्लैट पर गईं तो बहस हो गई, और उस बहस के दौरान पति पत्नी ने
पहले उन पर प्रेशर कुकर से हमला किया, फिर गला घोंटकर उन्हें मार डाला। और उसके बाद जो हुआ वो और भी ज्यादा डरावना है। उन्होंने शव को एक बड़े से सूटकेस में भरा और अपने फ्लैट में ही छिपा दिया। उनकी योजना थी कि रात के अंधेरे में मौका देकर शव को कहीं फेंक आएंगे। लेकिन जब देर रात तक दीपशिखा घर नहीं लौटी तो उनकी मेड को शक हुआ। और उसी की वजह से वो पकड़े गए। हाँ, उसने सोसाइटी के गार्ड्स और दूसरे लोगों को इकट्ठा किया और खोजबीन शुरू हुई। आखिरकार किराएदार के फ्लैट से ही वो सूटकेस बरामद हुआ। और पकड़े जाने पर आरोपी पति जय गुप्ता का बयान देखिए। उसने पुलिस से कहा कि मकान मालकिन के रोज-रोज के तकादे से वो मेंटल टॉर्चर महसूस कर रहा था। मेंटल टॉर्चर? हाँ, और इसी वजह से उसने हत्या कर दी। सोचिए, 90,000 रुपए न चुका पाने की जिम्मेदारी लेने के बजाय वो किराया मांगने को मेंटल टॉर्चर बता रहा है। ये बात दिमाग को सुन कर देती है। ये घटना सिर्फ एक अपराध नहीं लगती। नहीं, हमारे देश में 30% से ज्यादा आबादी किराए के घरों में रहती है। मकान मालिक और किराएदार का रिश्ता कानून से ज्यादा भरोसे पर चलता है। ये घटना उसी भरोसे की हत्या है। ये हमारे समाज में घटती सहनशीलता का एक खतरनाक संकेत है। लोगों में धैर्य खत्म हो रहा है। अपनी गलती मानने की जगह वो सामने वाले को ही दुश्मन मान लेते हैं। बिल्कुल। 90,000 रुपए के लिए किसी की जान ले लेना दिखाता है कि पैसे की अहमियत इंसान की जान से ज्यादा हो गई है। तो इसका समाधान क्या है? क्या अब मकान किराए पर देने से पहले 100 बार सोचना होगा? शायद हमें अब ज्यादा सावधान होना पड़ेगा। ये घटना हमें याद दिलाती है कि आंख बंद करके भरोसा करने का जमाना शायद चला गया है। मतलब पुलिस वेरिफिकेशन, रेंट एग्रीमेंट, ये सब अब सिर्फ औपचारिकताएं नहीं हैं। ये जरूरत बन गए हैं। ये समाज में बढ़ते तनाव, आर्थिक दबाव और नैतिक गिरावट का एक बहुत ही चिंताजनक लक्षण है। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर समेटे तो हमने 3 अलग-अलग स्तरों पर एक ही तरह का बिखराव देखा। हाँ। बांग्लादेश में एक देश अपनी पहचान को लेकर एक खतरनाक मोड़ पर है। भारत में हम एक ऐसी व्यवस्थागत जड़ता देख रहे हैं जहां प्रदूषण जैसी जानलेवा समस्या का समाधान जानते हुए भी हमारा लोकतंत्र उसे लागू नहीं कर पा रहा। सही बात है। और गाजियाबाद की एक छोटी सी घटना हमें समाज के अंदर भरोसे और इंसानियत की टूटती डोर के बारे में एक बड़ी कहानी बता गई। और ये तीनों कहानियां अंत में एक ही बड़े सवाल पर आकर रुक जाती हैं। और वो क्या है? जब पुरानी व्यवस्थाएं, चाहे वो राष्ट्र की पहचान हो, सरकार चलाने के तरीके हों या आपसी भरोसे के सामाजिक नियम हों, जब ये सब टूट रहे हों, तो एक समाज और एक व्यक्ति के तौर पर हमें आगे का रास्ता कैसे बनाना होगा? जब भरोसे के पुराने नक्शे काम करना बंद कर दें तो नई दुनिया में हम अपनी राह कैसे खोजेंगे? बिल्कुल। यह एक ऐसा विचार है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है। अगली बार तक सोचते रहिए।